ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के टॉपिक में हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे बहुत डिटेल के साथ। जब मैंने आपको ओवरव्यू ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था ना सेकंड टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। आगे जाकर हम लोगों ने हर पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो अपने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने नाउन को भी पढ़ लिया, प्रोनाउन को भी पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब को, कि बेसिकली सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वर्ब क्या है, ठीक है। देन हम वर्ब की टाइप्स पढ़ेंगे, सारी की सारी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट की बेस पर, ठीक है, इसकी पोजीशन की बेस पर, और इसकी मतलब सारी एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, सारी की सारी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम इसमें मॉडल वर्ब्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें से बहुत सारे एरर्स बनकर आते हैं, ठीक हो गया। एंड देन हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत से इंपॉर्टेंट हमारे पास पांच पॉजिटिव वर्ब्स हैं, उनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ से हमें टाइप से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जब हम लोग ये वर्ब के लेक्चर शुरू करते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वर्ब क्या है, ठीक है। बचपन से हम लोग एक डेफिनेशन सुनते हुए आ रहे हैं कि एक्शन वर्ड इज अ वर्ब, एक्शन वर्ब इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड इज अ वर्ब, ठीक है। बार बार हमें कहते हैं कि अगर हमने वर्ब को डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि एक्शन वर्ड। ऐसे ही कहते होते हो ना कि एनी एक्शन वर्ड इज अ वर्ब। जो ये बिल्कुल ना वर्ब की वो वाली डेफिनेशन है जो नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाई जाती है। आप लोग बड़े हो गए हो, ठीक है, माशाल्लाह से। तो अब आप लोगों को कोई कहे कि वर्ब क्या है, तो आप लोगों ने कहना है कि वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली इट शोज तीन चीजें। एन एक्शन, कोई एक्शन भी वर्ब शो कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये कोई स्टेट भी शो कर सकता है। अब मैं एग्जांपल से बताऊंगी कि स्टेट क्या होती है। और तीसरी चीज क्या है कि ये कोई हैपनिंग भी शो कर सकता है, हैपनिंग या अक्रेंस। बच्चों हम लोग बात करते हैं कि सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। अब ये जो सेट है ये एक अक्रेंस है, एक हैपनिंग है जो डेली हो रही है, ठीक है, रोज हो रही है, हर रोज हो रही है, एक मतलब परमानेंट एक्शन है। तो इस तरह के एक्शंस को, जैसे नहर का या मतलब लेक का बहना, ठीक है, इसी तरह बारिश का होना, तो वो चीजें इसमें आती है हैपनिंग और अक्रेंस में। उनको हम कहते हैं कि ये हमारी वर्ब्स जो है ये हैपनिंग भी शो करती हैं और अक्रेंस भी शो करती हैं, ठीक हो गया। जबकि हम स्टेट की अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। तो बच्चों इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, जल्दी से टाइप करो, आई एम अ गर्ल। बच्चों बिल्कुल, जल्दी जल्दी, इसमें वर्ब क्या है, एम, ठीक है। तो क्या ये एम कोई एक्शन वर्ब है, नहीं तो। इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा एम में, बल्कि ये एक स्टेट शो कर रहा है, एक कंडीशन शो कर रहा है, एक हालत शो कर रहा है आई की कि वो एक लड़की है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्ब एक तो हैपनिंग शो करता है, जैसे हम कहते हैं राइजेस, ठीक है, सेट होना सन का, रेनिंग होना, फ्लोइंग होना, ये हमारी होती है हैपनिंग या अक्रेंस। स्टेट होता है किसी हालत को, कंडीशन को शो करना। जबकि एक्शन में आप क्या कह सकते हो, जंपिंग, ठीक है, डांसिंग। तो इस तरह की हम कहते होते हैं कि जब भी हमने वर्ब की डेफिनेशन को कहना है, ठीक है। हाँ ये अमरता, ये कुछ इस जिस पे हम लोग लेक्चर देते हैं ना, ये इसमें थोड़ा सा है, ठीक है। तो बस प्लीज आप मैनेज कर लो, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो वर्ब होता है वो तीन तरह की डेफिनेशंस पे पूरा होता है, ठीक है। तीन चीजें अगर उसमें आप नहीं बताओ, आपका वर्ब की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। पहली क्या है कि वर्ब कोई एक्शन होता है, दूसरा है कि वर्ब कोई स्टेट भी शो कर सकता है, तीसरा होता है कि वर्ब में किसी तरह की हैपनिंग या अकरेंस भी शो की जाती है। वर्ब इज नॉट सोनली एन एक्शन वर्ड, ठीक है। इसमें स्टेट भी हो सकता है, इसमें हैपनिंग भी हो सकती है, इसमें अकरेंस भी हो सकती है, ठीक है। इज इट क्लियर कि वर्ब क्या होता है? यस मैम।
ओके, आप अभी ना मुझे टेक्स्ट बार में लिख के बताएंगे, ताकि फिर जब बच्चे रिकॉर्डिंग सुने तो उनको किसी तरह का इशू ना हो। ठीक है, मैंने अपने सामने चैट ओपन की हुई है, तो आप उसमें मुझे यस एंड नो की फॉर्म में आंसर करेंगे। ओके, चलें। अब हम वर्ब को क्लासिफाई करते हैं। जब हम वर्ब की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्ब की क्लासिफिकेशन पे हमारे पास दो तरह की वर्ब्स आती हैं। एक को हम कहते हैं एक्शन वर्ब, और एक को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। ठीक है, अब आपको सिंपली नाम से पता चल गया कि स्टेटिव वर्ब कौन सी होगी, जो स्टेट को शो करेगी, जिसमें किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जबकि एक्शन वर्ब किसको शो करेगी, किसी तरह के एक्शन को शो करेगी। कोई ऐसा वर्ब जिसमें किसी तरह का एक्शन शो हो रहा होगा, कोई मतलब डायनामिक वर्ब होगा। डायनामिक तो आप लोगों ने फिजिक्स में टर्म पढ़ी होगी ना, कि मोशन में होगा, एक्शन कर रहा होगा। ठीक है, एक्शन में बी फिजिकल, में बी मेंटल। ठीक है, आप थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो थिंकिंग भी आपका एक एक्शन वर्ब है, बिकॉज उसमें आप मेंटल अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करके डायनेमिक एक्शन कर रहे हो। ठीक है, जबकि स्टेटिव वर्ब्स की बात करें तो स्टेटिव वर्ब्स में किसी तरह की एक्शन नहीं हो रही होती, बल्कि वो आपकी स्टेट को, आपकी कंडीशन को, आपकी बीइंगनेस को, मतलब आप क्या हैं, ठीक है, आप क्या इस वक्त हैं, आप क्या हैं। ठीक है, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, ठीक है, ये सारा एम, आई वॉज अ टीचर, आप क्या थे। तो किसी भी कंडीशन को, स्टेट को शो करने के लिए जो वर्ब्स यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, जबकि जो एक्शन शो करते हैं उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। अब आप यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, अली इज अ लॉयर। ठीक है, तो इस में क्या बात है कि इज एक स्टेटिव वर्ब है, जो अली की स्टेट शो करे कि वो एक लॉयर है। इसी तरह अली हैज अ कार, सॉरी, अली हैज, यहाँ आएगा हैज, ठीक है, इज नहीं आएगा। अली कार नहीं है, बल्कि अली के पास कार है, अली हैज अ कार। तो ये हैज एक पोजेसिव वर्ब है, जो पोजेशन शो कर रहा है कि अली के पास एक कार है। ठीक है, तो बच्चों स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जो पोजेशन शो करेंगे, जो कंडीशन शो करेंगे। जबकि आप एक्शन वर्ब्स की बात करो तो अली इज डांसिंग, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बल्कि मैं अभी आपको बता देती हूँ कि बच्चों, हमारे किसी भी सेंटेंस में मैक्सिमम मैक्सिमम 4 वर्ब्स हो सकते हैं, और मिनिमम एक वर्ब हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब नहीं है ना, तो हम कहते हैं कि वो सेंटेंस नहीं है। विदाउट वर्ब कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बनता। किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए एक वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, और अगर किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब भी नहीं है तो हम कहेंगे कि वो सेंटेंस ही नहीं है। और 4 वर्ब से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 4 वर्ब होते हैं और मिनिमम एक वर्ब होता है। अब जब हमारे पास 2 वर्ब होंगे या एक वर्ब होगा, अगर सेंटेंस में एक वर्ब होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा मेन वर्ब है। सेंटेंस में एक वर्ब होगा तो हम कहेंगे कि वही हमारा मेन वर्ब है। अगर सेंटेंस में 2 वर्ब्स होंगे तो हम कहेंगे कि पहला हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है। अगर सेंटेंस में 3 वर्ब्स होंगे तो हम कहेंगे कि पहला हेल्पिंग है, लास्ट वाला मेन वर्ब है, और जो मिडल वाला है ये सपोर्टिंग वर्ब है। समझ आ रही है ना बच्चों? यस एंड नो की फॉर्म में जल्दी से टाइप करें बच्चों, जल्दी से, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि बच्चों को समझ आ रही है। ओके, गुड। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि एक सेंटेंस में मिनिमम एक वर्ब हो सकता है और मैक्सिमम 4 वर्ब्स हो सकते हैं। जब सेंटेंस में एक वर्ब होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा मेन वर्ब है। जब सेंटेंस में 2 वर्ब होंगे तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है। जब सेंटेंस में 3 वर्ब्स होंगे तो हमेशा पहला वर्ब हेल्पिंग होगा और लास्ट वाला मेन होगा, और बीच वाला हम कहेंगे सपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, इसी तरह अगर सेंटेंस में 4 वर्ब्स हैं तो बच्चों पहले वाला हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला मेन वर्ब, और ये जो मिडिल वाले दो हैं इनको हम कहेंगे सपोर्टिंग वर्ब्स। सपोर्टिंग वर्ब्स, ठीक हो गया। तो हमने हमेशा इस चीज को याद रखना है। ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ाई भी थी डिटेल के साथ, अगर आप लोग को याद हो। ठीक है, तो अब अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो अली अहमद इज, फॉर एग्जाम्पल, अमृता इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह आपने उसकी रिकग्निशन करनी है, लाइक किस सेंस में, कि कौन सा हेल्पिंग है कौन सा मेन है। तो यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब होगा तो वो होगा मेन वर्ब। अगर 2 वर्ब होंगे, देखिए अब इस सेंटेंस में, इज डांसिंग, 2 वर्ब हैं, एक इज है एक डांसिंग है। मैंने बताया अगर 2 वर्ब होंगे तो पहला वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब होगा मेन वर्ब। तो अगर आपसे अभी मैं पूछूं कि अहमद इज डांसिंग में मेन वर्ब कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि मेन वर्ब कौन सा है? डांसिंग है, क्योंकि वो सेकंड वर्ब है। एग्जैक्टली, नूरश। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अली इज चेंजिंग हिज चॉइसेस।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो दो वर्ब अगेन, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा हुआ, चेंजिंग, एंड हेल्पिंग वर्ब कौन सा हुआ, इज। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में देखो, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर में तो सिर्फ एक ही वर्ब है और वो एम है, ठीक है। तो जब एक ही वर्ब है और वो एम है तो हम कहेंगे कि ये हमारा एम कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। अमरता, ऐसे हमने वर्ब को रिकॉग्नाइज करना है कि वर्ब में एक वर्ब है, सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, दो वर्ब है तो पहला मेन है, पहला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है, तीन वर्ब्स हैं तो पहला हेल्पिंग है, लास्ट वाला मेन है, मिडिल वाला सपोर्टिंग वर्ब है। और अगर चार वर्ब्स हैं तो पहला हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला मेन वर्ब, और पहले दो जो मिड वाले दो हैं वो सपोर्टिंग वर्ब्स। अगर अभी भी ये क्लियर नहीं होता ना, तो इंट्रोडक्शन के टॉपिक में मैंने बहुत डिटेल से आप लोग को ये चीजें सिखाई हैं, लेकिन उम्मीद है अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम लोग कहते होते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, हमने ओवरव्यू ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि जो हमारा एडवर्ब होता है ना, वो हमारे वर्ब को, किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। लेकिन वर्ब को सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि वर्ब को एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। वर्ब आर नॉट ओनली डिस्क्राइब बाय एडवर्ब्स, ठीक है। सिर्फ एडवर्ब्स नहीं है जो सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, बल्कि एडजेक्टिव भी होते हैं जो वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो देते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। अब आपने कैसे याद रखना है कि एडवर्ब किस तरह डिस्क्राइब करते हैं और एडजेक्टिव किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्शन वर्ब्स होंगे ना, जिसमें किसी तरह का एक्शन हो रहा होगा, उनको हमेशा एक एडवर्ब डिस्क्राइब करेगा। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि एडवर्ब ज्यादातर एल वाई पर एंड होता है, ठीक है। और जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जो स्टेट को शो करते हैं, जो कंडीशन को शो करते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव आपको इजीली पता चल जाएगा जो एल वाई पर एंड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। दोबारा से ये बात सुन लें कि वर्ब्स को सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब्स डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि वर्ब को हमारे एडजेक्टिव्स भी डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम याद रखेंगे, हमेशा एक ट्रिक याद रखेंगे कि जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे एक्शन वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, और जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे स्टेटिव वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक्शन वर्ब्स कौन से, जिसमें किसी तरह का एक्शन हो रहा होगा। स्टेटिव वर्ब्स कौन से, जिसमें किसी तरह की स्टेट शो हो रही होगी, कंडीशन शो हो रही होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? आपका यस होगा तो मैं आगे जाऊंगी बच्चों। ओके, एक्सीलेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, मुझे खुद बताएं, द केक इज डिलीशियस आएगा या डिलीशियसली आएगा? और अली वॉज क्राइंग आएगा, अब अली वॉज क्राइंग बैड या बैडली? सारे आंसर दो बच्चों, सारे। इट्स ओके, अगर गलत हो जाएगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे हूं ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एक्सीलेंट, जबरदस्त, वेल डन। ठीक है बच्चों, जबरदस्त, सारे आंसर्स दिया करो, सारे। देखो माशाल्लाह सबको आता है, वेल डन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, केक इज डिलीशियस, क्या ये इज जो है, ये किसी तरह का एक्शन वर्ब है? नहीं, ये तो हमारा स्टेटिव वर्ब है। और हमने अभी पढ़ा कि स्टेटिव वर्ब को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, तो एडजेक्टिव तो एल वाई पर एंड नहीं होता, तो ये नहीं आएगा, ये है हमारा एडजेक्टिव, तो हम कहेंगे द केक इज डिलीशियस। जबकि अली वॉज क्राइंग, अली वॉज क्राइंग में आप देखो तो ये जो मेन है ये हमारा क्राइंग है, और क्राइंग क्या होता है, एक एक्शन है, ठीक है। तो एक्शन के बाद हमेशा एक एडवर्ब फॉलो करेगा, तो इस वजह से बैडली आएगा। इज इट क्लियर? आप सबने करेक्ट आंसर दिया, वेल डन। ओके, ठीक है। अब बच्चों एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना, वो हमारी प्रेजेंट स्टेट बता रहे होते हैं, जो 5 मिनट बाद चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बहुत ज्यादा डांट खाई तो मैं रो रही हूँ, ये मेरी स्टेट थी कि आई एम क्राइंग। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे आके मनाया गया, 2 मिनट या 3 मिनट बाद, ठीक है, और मैं खुश हो गई, तो मैं कहूंगी आई एम स्माइलिंग। तो मीन स्टेट जो है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट होती है, थोड़ी देर के लिए, एट एन इंस्टेंट आपकी स्टेट होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती। तो उसके साथ आप कभी भी स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते हो, ठीक है। जब आप सिंपल फिक्स्ड मीनिंग यानी प्रॉपर मीनिंग में, बेसिक मीनिंग में आप ले रहे होते हो स्टेटिव वर्ब्स को, ठीक है, तब आप उनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हो, वरना आपकी वो स्टेटिव वर्ब्स गलत हो जाती हैं। क्यों? रीजन क्या है कि क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स आपकी बिल्कुल एट एन इंस्टेंट या प्रेजेंट स्टेट शो कर रही होती है, जो थोड़ी देर के लिए हो सकती है और फिर चेंज हो जाती है। जबकि आईएनजी तो हम प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए यूज करते हैं, जो चीज जारी है, ठीक है।
तो बच्चों इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जब अपने ओरिजिनल मीनिंग में स्टेटिव वर्ब्स यूज होते हैं तो हम इनके साथ आईएनजी नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अहमद नो द आंसर। अब ये नो जो है ये एक स्टेटिव वर्ब है। नो में क्या किसी तरह का एक्शन हो रहा है? नहीं। जानना तो एक एक्शन है ना, जानना तो एक स्टेट है ना, ठीक है। तो अब यहाँ हम ये नहीं, नो का मतलब क्या है? जानना। तो इसलिए हम यहाँ पे नोइंग यूज नहीं कर सकते। अहमद वॉज नोइंग द आंसर बिल्कुल गलत सेंटेंस हो जाएगा, ये हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम अहमद नो द आंसर। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ही इज सेइंग हिज मॉम टुमारो। अब यहाँ पे सी, जो सी होता है एक स्टेटिव वर्ब, देखना, ठीक है, उसकी आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। लेकिन बच्चों अगर आप सेंटेंस को गौर से देखो तो ये अपने ओरिजिनल मीनिंग में यूज नहीं हुई। अहमद इज सीइंग हिज मॉम टुमारो का मतलब क्या है? कि अहमद विल विजिट, ठीक है, विल विजिट, ये इस सेंस में यूज हुआ है। तो बच्चों मैं यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड मेंशन किया कि अपने ओरिजिनल मीनिंग में जब स्टेटिव वर्ब्स यूज होंगे तो तब इनके साथ किसी तरह का आईएनजी यूज नहीं होगा। लेकिन जब हम इनको किसी दूसरे डुअल मीनिंग में किसी और सेंस में यूज करेंगे तब इनके साथ आईएनजी यूज हो सकता है। अब बच्चों का सवाल आएगा आप सबके जहन में कि मैम स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि स्टेटिव वर्ब्स है और इनके साथ आईएनजी हमने इनके ओरिजिनल मीनिंग में यूज नहीं करना? ठीक है, तो बच्चों ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ये लिस्ट मेंशन नजर आएगी, लेकिन ये लिस्ट आप याद कैसे करोगे? ये तो इतने ज्यादा वर्ड्स हैं, आप लोग को याद करना ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट्स का आपके ऊपर बर्डन है, आप इसको कैसे याद करोगे? तो बच्चों एक छोटी सी कहानी इसकी बना लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत मजे की होने वाली है। कहानी का नाम हम रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग के कोई फेवरेट नाम्स, डेल एंड डेला की कहानी, ठीक है, डेल एंड डेला की लव स्टोरी कह दो या कहानी कह दो। अब सारे एक्टिवेट हो जाओ, बहुत मजे की कहानी आने लगी है, ठीक है। अब हुआ क्या कि डेल था और एक डेला थी, ये दोनों यूनिवर्सिटी के मतलब फेलोज थे। अब एक दिन जो डेल थी ना और डेला थी, इनके नया सेमेस्टर शुरू हुआ, तो नए सेमेस्टर में ही ना डेल डेल जो था ये पुराना स्टूडेंट था और डेला एक न्यू स्टूडेंट आई यूनिवर्सिटी में। जब वो आई, डेल ने उसे देख लिया, सी किया, ठीक है, उसने उसे देख लिया। डेल ने डेला को देख लिया, जब देखा तो उसे बहुत ही प्यारी लगी, उसने गौर से देखा, लुक मीन्स बहुत ही ज्यादा गौर से देखा। पहले उसने सी किया, आराम से उसको ऐसे ही दिख गई, फिर उसने गौर से देखा उसे कि वाह, ठीक है, लुक किया। जब लुक किया तो उसे और प्यारी लगना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता उसने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। डेल ने डेला को नोटिस करना शुरू कर दिया। जब नोटिस करना शुरू किया तो एक दिन उससे टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो डेल ने डेला की आवाज हेयर सुन ली, ठीक है, हर सुन ली, आवाज सुन ली। आवाज सुनने के बाद तो बस डेल पागल ही हो गया और वो थिंकिंग में चला गया, थिंक थिंक एंड थिंक, ठीक हो गया। और उसका माइंड बस हर टाइम उसको डेला को ही थिंक करना शुरू हो गया। अब बच्चों पहले 6 वर्ड्स मुझे नहीं लगता अब आपको भूलेंगे, कि डेल ने डेला को सी किया, सी करने के बाद उसने उसको गौर से देखा, लुक किया, लुक के बाद उसको नोटिस करना शुरू किया, नोटिस के बाद उसने क्या किया कि उसकी एक दिन हेयर हर आवाज सुन ली, हेयर, ठीक है। आवाज सुनने के बाद तो बस उसका माइंड उसकी थिंकिंग में ही बिजी रहना शुरू हो गया। ठीक है, आगे देखो, मजा आएगा, अभी स्टोरी तो अभी शुरू हुई है, वो क्या कहते होते, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ठीक है। अब जब उसका माइंड थिंकिंग में गुम हो गया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसे बहुत ज्यादा लाइक करने लगा, डेला को डेल बहुत लाइक करना शुरू हो गया। लाइकनेस से बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई लव तक पहुंच गई, ठीक है। और लव और अडोर का मतलब क्या होता है कि उससे बहुत ही अट्रैक्ट होने लगी डेला और बड़ा ही प्यार करने लगा उससे, ठीक है। प्यार की हद इतनी बढ़ गई कि वो उसकी विश करने लगा कि मुझे बस अब डेला चाहिए, मैं, यही मेरी वांट है और यही मेरी डिजायर है, जिंदगी का मकसद ही मेरी डेल है, ठीक है। अब देखो अगले वर्ड्स आप लोग को याद हो गए होंगे कि उसे पसंद करना शुरू हो गया, लाइक, एंड देन लाइकनेस चेंज इनटू लव, एंड एवरीथिंग्स ऑफ डेला अडोर्स टू डेल, ठीक है, डेला हर चीज अडोर करने लगा उसकी, एंड देन उसकी विश वांट एंड डिजायर डेला बन गई, ठीक है। अब हुआ क्या, अब उसने कहा कि किसी तरीके से अब इस डेला को ये बात बतानी तो है कि मैं इसको पसंद करने लगा हूँ, इसको पता भी चले भाई मेरे दिल में इतनी इसके लिए फीलिंग्स है, ठीक है। तो उसका मतलब एक घर में कोई फंक्शन था, कोई इस तरह की पार्टी समझ लो, तो उसने क्या किया, उसने अपने तमाम यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को बुलाया, ठीक है, उसने कहा सारे के सारे क्लास फेलोज तो मस्ट आएंगे, ठीक है। अब डेला भी अच्छी खासी, मतलब देखो अगर डेल उस पर फिसल गया तो मीन्स बड़ी खूबसूरत, लंबे बालों वाली, बड़ों आंखों वाली, चिट्टी गोरी खूबसूरत लड़की थी, तो
ऑब्वियसली अमीर घराने से थी, वो भी तैयार श्यार होके चली गई उसकी पार्टी पे। ठीक है। जब गई तो अब डेल क्या करता है कि डेल हर चीज में ना प्रेफरेंस देता है, उसे प्रेफर। ठीक है, हर चीज में डेला को प्रेफरेंस देता है। उसके पास जाके करता है, वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है खाने की, आप देखें तो सही, कितनी खूबसूरत मजे की स्मेल है। ठीक है, प्लीज जरा, प्लीज, ये प्लीज वर्ड है, और फिर टेस्ट, प्लीज जरा टेस्ट तो करें इसको। ठीक है, बार बार उसको प्रेफरेंस दे रहा होता है कि खाने की स्मेल बड़ी अच्छी है, प्लीज जरा टेस्ट तो करें। ठीक है, हर चीज में उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं। और इस ख्याल के चक्कर में उसने पार्टी अरेंज करने के चक्कर में बड़ा कॉस्ट कर लिया। ठीक है, कॉस्ट मीन बड़ा ही एक्सपेंसिव खर्चा हो गया, उसका कॉस्ट हो गया। कॉस्ट इसलिए किया कि वो रिकॉग्नाइज हो सके, डेला की नजर में वो रिकॉग्नाइज हो जाए कि मैं कौन हूँ। ठीक है, और मैं उसको पसंद करता हूँ, उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन भी आपको याद हो गई कि प्रेफर करने लगा, उसने कहा कि बड़ी अच्छी स्मेल है खाने की, प्लीज टेस्ट करें, और बड़ा खर्चा हो गया, बड़ा कॉस्ट आया उसका, क्यों? क्योंकि फॉर द सेक ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, अब बच्चों शाम हुई, गेस्ट अपने घरों में चले गए जी, डेला बाजी अपने घर चली गई। लेकिन डेल बेचारे का दिल अभी भी बेकरार है। ठीक है, वो बड़ा ही यकीन करना शुरू हो गया, बिलीव हो गया उससे। ठीक है, बल्कि बिलीव से भी ट्रस्ट तक बात चली गई, और वो एग्री था इस बात पर 100% कि अब तो डेला बन जाएगी मेरी रानी। ठीक है, बस इसी इमेजिनेशन और सपोजिशन की दुनिया में वो बेचारा पूरी रात रहा। ठीक है बच्चों, स्टोरी समझ आ रही है ना? आगे देखो अब होता क्या है। स्टोरी में अभी ट्विस्ट, वो क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स आने लगे। अब डेल बेचारे को तो बिलीव हो गया, बल्कि ट्रस्ट और एग्री वो था इस बात पे कि बन जाएगी, बिकम, कि डेला तो बस मेरी रानी बन जाएगी। ठीक है, और इसी इमेजिनेशन और सपोजिशन में उसकी रात तो बहुत खुशी में गुजर गई, और गुजर भी नहीं रही थी, बस सपोजिशन कर रहा था, इमेजिनेशन पे इमेजिनेशन कर रहा था। ठीक है, अब बच्चों डन 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 डन, वो क्या बोलते हैं गोपी वाले ड्रामे में ना, क्लाइमेक्स वाले सीन पे जरा जोर वाला म्यूजिक शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो म्यूजिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, और फिर क्या हुआ कि जब सुबह हुई तो डेल यूनिवर्सिटी गया, बड़ा तैयार श्यार होके, बड़ी उसने जेल शेल लगाई, बाल बनाई। ठीक है, गया तो जाके क्लास हुई, क्लास के बाद उसने डेला से कहा कि आई रियली लाइक यू ना, मुझे आप बहुत पसंद है, और मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूँ फ्यूचर में, इस तरह इस तरह इस तरह बड़े इजहार कर दिया उसने। आगे से जी, डेला तो मैंने आपको बताया ना, बड़ी खूबसूरत वाइट और बड़ी आंखों वाली लंबे बालों वाली लड़की थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि आगे से उसने कहा व्हाट, शट अप, रिफ्यूज कर दिया। ओहो, रिफ्यूज करना था तो इधर तो डेल का दिल टूट टूट्स एंड आंसू पूट्स पूट्स। ठीक है, आंसू आना शुरू हो गए। और बाजी, डेला बाजी तो इतनी सख्त दिल थी कि अभी उसका, ठीक है, अभी उसका बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। लाइक वो और भी सुनाई जा रही थी, उसको कहती कितने मीन हो तुम, पहले रिफ्यूज किया उसकी लाइकनेस को। ठीक है, फिर कहती कितने मीन हो तुम। ठीक है, मतलब तुमने मुझे पार्टी पे बुलाया और ये सारा ख्याल रखा मेरा, तुम्हारे पीछे ये मकसद था, हाउ मीन आर यू। ठीक है, फिर वो उसको अभी भी उसका दिल नहीं भरा। ठीक है, अभी भी उसको कहती सीम, अपनी शक्ल देखिए, तुम दिखते कैसे हो। ठीक है, और बिलोंग, मतलब कहाँ से तुम बिलोंग करते हो ये भी तुम्हें पता है। एंड हैव, और अपना तुम्हारे पास है क्या? हैव और ओन मीन्स कि अपना ओन का तुम्हारे पास क्या है? बड़े आए हो सलमान खान बन के, मुझे तुम मतलब इजहार मोहब्बत कर रहे हो, तुम्हारे पास अपना है क्या? ठीक है, तो बस बेचारे डेल का तो दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक है, और वो बस डिसलाइक करना शुरू हो गया, उसे तो हेट ही हो गया। अभोर का सेंस भी हेट में यूज होता है। ठीक है, अभोर और हेट और डिसलाइक, उसे तो लड़कियों से ही नफरत हो गई। उसने कहा क्या चीज है ये, इसको मैं इतना, मैंने इसका ख्याल रखा, इतना अपना खर्चा किया। ठीक है, और ये तो पिघल ही नहीं रही, मतलब हाल हाल देखो इसका, आगे से इसका एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहा, बस इतना उसे डिसलाइक और अभोर एंड हेट करना शुरू हो गई, मतलब बहुत ज्यादा। डेल का दिल ना टूट गया। तो बच्चों बस अब फिर इसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे उसको हम, यहाँ पे एक वर्ड होता है अपेरेंस। ठीक है, एक ये भी स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, अब अपेरेंस को याद, फिर उससे क्या होता है जब उसे हेट हो जाता है ना, तो वो बस अब उसको हर लड़की में डेला की अपेरेंस नजर आती है, और वो समझता है कि किसी भी लड़की पे ना अब मैंने अपना दिल नहीं, मतलब फिसलना, मेरा दिल नहीं फिसलना चाहिए, क्योंकि लड़कियां तो इतनी मीन है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये हमारी कहानी थी। तो बच्चे बस फिर यही, हमारा दिल टूट गया उसका, डेल का दिल टूट गया, और टूटते हुए हमारी सैड एंडिंग हो जाती है इस कहानी की। ठीक है, रोना नहीं है मेरे बच्चों, रोना नहीं है प्लीज।
देखिए पहले ही बारिश नहीं हो रही है, और अगर चैट बॉक्स में पानी आप लोग के आंसुओं से जमा हो गया तो मेरे पास फिर कुछ है भी नहीं कि मैं इस सैलाब को रोक सकूं। ठीक है। तो बच्चों अब ये वर्ड्स आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए हलवा बन गए, बहुत ही इजी बन गए। ठीक है, अब आपको आराम से 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट क्या, अब आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग की फेवरेट स्टोरी मैंने यहाँ पे बना के आपको पेश कर दी, तो ये अब भूलेंगे ही नहीं आपको। ठीक है। अब इन्हीं वर्ड्स में से 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें से पहला है फील, दूसरा है सी, तीसरा है स्मेल, चौथा है अपेयर, पांचवा है हेयर एंड चौथा है लुक, कि जो आईएनजी की फॉर्म में भी यूज होते हैं। बट जब इनके साथ आईएनजी लग जाता है तो इनका मीनिंग यही नहीं रहता जो इनका सामने मीनिंग आपको नजर आ रहा है, कि अपेयर सामने आना, ठीक है, हेयर सुनना, लुक देखना, ठीक है, इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जब इसका मीनिंग यही रहेगा तो तब तो हमने कह दिया कि हमने इनके साथ आईएनजी लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, लेकिन इनका मीनिंग चेंज करके जब इनको यूज किया जाता है तो उसमें से ये एक्सेप्शंस है 6 वर्ड की, जिनको हम दूसरे सेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको यहाँ एग्जांपल्स देती हूँ कि दूसरा सेंस का मतलब क्या है। आई सी द माउंटेन, अगर आप आई सी स्टेटिव वर्ब को विदाउट आईएनजी यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ परसेप्शन, के देखने वाली एबिलिटी। ठीक है, मैंने माउंटेन्स को देखा। आई एम सीइंग द डॉक्टर, अब यहाँ एम सीइंग का मतलब क्या है कि अपॉइंटमेंट लिया आपने और आप विजिट कर रहे हो डॉक्टर को। ठीक है, अब आपको मीनिंग में डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि सी का मतलब क्या था, और जब आईएनजी लगाया तो मीनिंग चेंज हो गया। अब फील देखें, शी फील्स कोल्ड, ठीक है, उसको ठंड लग रही है, स्टेट है ना एक ठंड लगना। जबकि शी इज फीलिंग द फैब्रिक, यहाँ पे इज फीलिंग द फैब्रिक का मतलब क्या है कि बिल्कुल डिटेल और सेंट्रल तरीके से गहराई में किसी चीज का जायजा लेना। ठीक है, अब यहाँ फील नहीं है बल्कि यहाँ एक्टिवली टचिंग है, एक्सप्लोर करना है कपड़े को। ठीक है, तो फीलिंग का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया आईएनजी के साथ। जबकि थर्ड आप स्मेल देखो तो द फ्लावर स्मेल्स लवली मीन्स के फ्लावर की एबिलिटी, फ्लावर की स्टेट को हम यहाँ पे चेक करें कि वो खूबसूरत, स्मेल्स लवली। ठीक है, जबकि आई एम स्मेलिंग द सूप, मैं सूप को चख रही हूँ। स्मेलिंग इन द सेंस कि मैं उसको चख रही हूँ, मैं उसका सेंस देख रही हूँ, उसकी स्टेट मतलब इन एक्शन फॉर्म आ गई है यहाँ पे स्पेलिंग की। ठीक है, जबकि आप यहाँ अपेयर का मीनिंग देखो बच्चों, तो शी अपेयर्स टायर्ड। अब अपेयर्स टायर्ड का मतलब क्या है कि शी की स्टेट शो हो रही है कि शी जो थी वो थकी हुई नजर आ रही थी। जबकि द मैजिशियन इज अपेयरिंग ऑन द स्टेज का मतलब क्या है, इज अपेयरिंग आईएनजी लगने के बाद मतलब चेंज हो गया कि वो जाहिर होने लगा है, नजर आने लगा है स्टेज पर। ठीक है, तो मुझे बताओ अब आप लोग को डिफरेंस क्लियर हुआ कि कब हम लोगों ने स्टेटिव वर्ब्स को विदाउट आईएनजी यूज करने और कब हमने आईएनजी लगाया तो किस तरह इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्लास सिर्फ 2-3 बच्चे ले रहे हैं, बाकी क्या करें, बाकी यस क्यों नहीं लिख रहे और नो क्यों नहीं लिख रहे। अगर समझ आ रहा है तो आई नीड यस, अगर समझ नहीं आ रहा तो आई एटलीस्ट नीड नो कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। ठीक है मैम, जी। वो जो हमने स्टोरी बनाई, वो जो वहां पे वर्ड्स थे उसके साथ हमने अवॉइड करना है आईएनजी। हाँ, उसके साथ हमने जब उसके प्राइमरी मीनिंग लेना है ना, ये वर्ड भी उसी वर्ड के अंदर से मैंने लिए हैं, जो 6 वर्ड हैं जिनके साथ आईएनजी लगाया है। लेकिन जब आपने उन वर्ड्स को उन्हीं वर्ड्स के मतलब में यूज करना है ना, जैसे अपेयर का मतलब क्या होता है कि नजर आना ना, तो जी। जब आप नजर आने के सेंस में यूज करोगे तो तब आप उसके साथ कोई भी आईएनजी नहीं लगाओगे। ठीक है, लेकिन जब आप उसको किसी और मतलब में यूज करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि द मैजिशियन इज अपेयरिंग, मतलब मैजिशियन अभी जाहिर होने लगा है। ठीक है, अभी वो अवेलेबल होने लगा है स्टेज पर। तो ये एक सेंस इसका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है बनिस्बत आप एक कंडीशन, एक स्टेट की बात करो कि वो थका हुआ लग रहा है। ठीक है, तो इस ओके सेंस मैम, में, समझ गई। हाँ, तो इस सेंस में आप इसके साथ आईएनजी यूज करते हो जब आप इसके असल मीनिंग में इसको इस्तेमाल नहीं करते लेकिन कोई और मीनिंग दे रहे होते हो। अच्छा, अमृता क्या कह रही है। अमृता किस चीज की एक्सप्लेनेशन एक दफा और दे दूं। स्टोरी, स्टोरी दोबारा सुननी है? अच्छा अच्छा, ये देखो, सिंपल एक बात याद रखो कि ये जो 6 वर्ड्स है ना, ये मैंने इन्हीं वर्ड्स की लिस्ट में से बाहर निकाले हैं, ये देखें, इन्हीं वर्ड्स की लिस्ट में से मैंने 6 वर्ड निकाले।
ये जो सीम है ना, सीम का ही एक सिनोनिम होता है अपेयर, तो ये उधर से निकला है। अब ये जो मैंने 6 वर्ड्स निकाले, ये मैंने इसलिए निकाले कि स्टेटिव वर्ब्स की लिस्ट में से ये 6 वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, ठीक है, कि जिनके साथ आईएनजी लगता है, और जब आईएनजी लग जाता है तो ये वर्ड्स अपना मतलब चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स में आप गौर से देखो, पहले मैंने सी को लिखा कि सी का मतलब होता है दिख, आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप सी को इन द सेंस ऑफ अपॉइंटमेंट या विजिटिंग लिखोगे तब आप इसके साथ आईएनजी ऐड करोगे। जब आपने सिर्फ इस सेंस में लिखना है कि मैं देख रहा हूं, तब आप इसके साथ आईएनजी ऐड नहीं करोगे, क्योंकि ये रूल है कि आप स्टेटिव वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगाओगे। ठीक है, इसी तरह स्मेल और स्मेलिंग, स्मेल मीन्स आप परसेप्ट कर रहे हो कि कोई चीज आपको बुरी स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन जब आप चीज को चख रहे हो, ठीक है, एक्शन कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, ठीक है, पकड़ के, तब आप कहोगे कि ये इन द सेंस ऑफ आईएनजी है। ठीक है, अब अपेयर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का आपको दिखना, ठीक है, जैसे शी अपेयर्स टायर्ड, ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है शी अपेयर्स टायर्ड, वो थकी हुई नजर आ रही थी। अब यहाँ नजर आने का सेंस बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि जो मैजिशियन था वो बिल्कुल आने लगा था स्टेज पर, यहाँ पे डिफरेंट है। आने वाले सेंस में और नजर आने वाले सेंस में तो डिफरेंट है ना। तो जब हम लोगों ने उस वर्ड का मीनिंग ही डिफरेंट सेंस में लिया, तब हम आईएनजी यूज करेंगे, लेकिन उसके असल मानों में हम उसके साथ आईएनजी यूज नहीं करेंगे, ये वाले स्टेटिव वर्ब्स जो हैं। अब आपको क्लियर हुआ अमृता? ओके। हाँ जी, हम लोग नई स्टोरी देखेंगे जिसके अंदर कोई हैप्पी एंडिंग हो। बहुत सी डिमांड्स पहले भी आई हैं दूसरे बच्चों की कि हमें हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी चाहिए, लेकिन ये हमारा इंडियन ड्रामा है और गोपी बहू एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बहुत लंबा चलेगा, इसलिए एंडिंग का वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब बच्चों अगर हम अपनी वर्ब्स की क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बेस पर, किस चीज की बेस पर? ऑब्जेक्ट की बेस पर। तो बच्चों ऑब्जेक्ट की बेस पर सेंटेंस जो वर्ब्स होती हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब गौर से सुनिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग कंप्लीट करने फौरन से एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, के लिए फौरन से एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस के अंदर जिस चीज पर काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि उन वर्ब्स को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए फौरन अपने वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे ये देखें, आई लव चॉकलेट्स। अब ये लव एक वर्ब है, और आई लव अगर मैं कहती हूँ तो मैं पसंद करती हूँ, या आई लव मैं प्यार करती हूँ किस चीज को, तो इस लव के मीनिंग को कंप्लीट तभी किया जा सकता है जब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो, जैसे आई लव चॉकलेट्स। तो मैं कहूंगी कि ये जो लव वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट जरूरत पड़ रही है अपने बाद। ठीक है, जबकि दूसरी एग्जांपल देखो, दे बिल्ट अ हाउस, उन्होंने घर बनाया। अब अगर मैं कहती हूँ दे बिल्ट, उन्होंने बनाया, क्या बनाया? क्या बिल्ट का मीनिंग सिर्फ विदाउट अ हाउस कंप्लीट होता है? नहीं होता। तो हम कहते हैं कि ये जो अ हाउस है ये ऑब्जेक्ट है, और बिल्ट यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपना मीनिंग कंप्लीट तभी करते हैं जब इसके बाद एक वर्ब लगा हो, एक ऑब्जेक्ट लगा हो। ठीक है, आगे देखिए, ही एट द सैंडविच, ही एट उसने खाया, क्या खाया? कोई मीनिंग कंप्लीट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। जब हम कहते हैं ही एट द सैंडविच, उसने सैंडविच खाया, तो हम कहते हैं कि ये जो खाया वर्ब है, एट वर्ब है, ये तभी अपना मीनिंग पूरे सेंस में और मतलब कंप्लीट सेंस में देता है जब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगता है। इस तरह शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? एक लेटर लिखा, तो ये लेटर उसके मीनिंग को कंप्लीट करे जो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे वर्ब्स जो अपने मीनिंग के बाद किसी ऐसे वर्ब्स जो अपने मीनिंग के बाद किसी ऑब्जेक्ट को लगाकर अपना मीनिंग तभी कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जल्दी से यस लिखो अगर ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बिल्कुल इस साइड पर मैंने लिखा है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो बच्चों अब इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में डिफरेंस कब आएगा? कि जब ऐसे वर्ब्स, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड बाय देम। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको फौरन जरूरत नहीं पड़ती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स।
ठीक है। ऐसे वर्ब्स जिनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती अपना मीनिंग कंप्लीट करने की, वो अपने मतलब में पूरे होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स को डिफरेंशिएट करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, इनके फौरन बाद एक प्रेपोजिशन लगा होता है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेना, ये पॉइंट आपको आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन हमेशा लगा होता है सेंटेंस में, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ही लाफ्ड, अगर आप एट द जोक नहीं भी लिखते हो ना, एट द जोक नहीं भी लिखते हो, तो फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि ही लाफ्ड, वो हंसा। ठीक है, वो बहुत हंसा, वो हंसा, वो हंस रहा था। ठीक है, आपको मीनिंग तो कंप्लीट आ रहा है ना समझ में। तो ये जो आप एक और भी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि यहाँ लाफ के बाद एट लगा है, और एट एक प्रेपोजिशन है, और हमने कहा कि ऐसा वर्ब जिसको एक प्रेपोजिशन फॉलो करे उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसी तरह ही डाइड, वो मर गया। क्या डाइड को अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? नहीं, तो ये हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। इसी तरह अलीना क्राइड, अलीना रोई एट हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर पर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अलीना क्राइड के बाद किसी तरह का ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, बल्कि एट मौजूद है, और एट एक प्रेपोजिशन है। तो जब भी किसी वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन आता है, हम उसको कहते हैं कि वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कहीं पर भी आपको प्रेपोजिशन नजर नहीं आ रहा अपने वर्ब के बाद, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन हर हाल में लगा होता है। ये देखिए, ही वी वेटेड फॉर 2 days, तो ये फॉर एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है वेटेड के बाद, जिसको हम कहते हैं कि वेटेड हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब जल्दी से यस लिखो अगर सबको क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। शाबाश, गुड। चलें, अब हमने पढ़नी है ट्रांजिटिव वर्ब्स की टाइप्स, मतलब वो वर्ब्स जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उनकी टाइप्स पढ़नी है। ठीक है। अब उनकी कितनी टाइप्स हैं? 5 तरह की टाइप्स हैं। ठीक है। 5 तरह की टाइप्स में सबसे पहली टाइप है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, मोनो। अब बच्चों, मोनो वर्ड से आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि एक, मोनो मीन्स वन, कि ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, ही ईट एन एप्पल। अब ईट और एन एप्पल, आप देख सकते हैं कि ईट के बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लगा है, एन एप्पल। ठीक है। और इस एन एप्पल जो है, ये ईट अपना मीनिंग सिर्फ इस एक एन एप्पल की वजह से पूरा का पूरा कंप्लीट दे रहा है कि ही ईट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया, मीन्स मीनिंग कंप्लीट। तो इस तरह का वर्ब जिसके बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और उसी एक ऑब्जेक्ट से उसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा होता है। दूसरी टाइप होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब मुझे बच्चों बताएं, डाई का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो मींस ऐसा वर्ब, ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दो वर्ब्स की जरूरत होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, अवॉइडेड लिखा हुआ है, अवॉइडेड। ठीक है, उसके बाद लिखा है मी, और फिर अ गोल्ड मेडल। तो आप देख सकते हैं कि अवॉइडेड के बाद दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है मी और एक है अ गोल्ड मेडल। तो ये जो अवॉइडेड वर्ब है, ये एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल अवॉइडेड मी, क्या? अ गोल्ड मेडल, तभी अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसा वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उसे हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। ठीक है। जबकि अगली टाइप है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, ठीक है, जिसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फौरन बाद एक कॉम्प्लीमेंट लगा होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फौरन बाद एक कॉम्प्लीमेंट लगा होता है। और बच्चों, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि कॉम्प्लीमेंट कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते होते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। अब आप देखें, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको बनाया, किसको इलेक्ट किया? हिम को। तो हिम एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है।
ठीक है। तो जब भी किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो उस वाले वर्ब को हम कहते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होता है और एक कॉम्प्लीमेंट लगा होता है। ठीक है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और साथ ही साथ एक कॉम्प्लीमेंट लगा होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फो एक्स्ट्रा इन्फो अबाउट ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फो अबाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है। जबकि बच्चों इसके बाद जो अगली टाइप है वो है कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब। अब बच्चों कॉजेटिव आपको नजर आ रहा है, अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में बाद में भी कि कॉजेटिव मींस कॉज करता है। अब इस कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऐसा वर्ब होता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट, देखो बच्चों वैसे तो हमारा काम करने वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना, डूअर ऑफ द एक्शन, लेकिन कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट को डूअर ऑफ द एक्शन नहीं लेता बल्कि इग्नाइट करने वाला। ठीक है। इग्नाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम माचिस की तीली लगाते हैं ना चिंगारी लगाने के लिए, तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक्टिवेट करता है, इनिशिएट करता है हमारे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कि एक्शन करने वाला ऑब्जेक्ट बन जाए। अब आप देखें, द मूवी मेड हिम लाफ। हिम मतलब हंसा कौन? हिम हंसा, बट जो हिम को हंसाने का काम था वो उसकी काज कौन था? वो एक सब्जेक्ट, ये हमारा मूवी था। तो इस तरह के वर्ब्स जिसमें सब्जेक्ट इग्नाइट करता है, एक्टिवेट करता है ऑब्जेक्ट पर मतलब एक्शन करने पर, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब है। दोबारा से कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब सुने कि इसमें हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो खुद एक्शन नहीं कर रहा होता बल्कि सब्जेक्ट इनिशिएट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इफेक्ट को, एक एक्शन को। ठीक है। और जो एक्शन होता है वो फिर ऑब्जेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे द मूवी मेड हिम लाफ, मूवी ने उसको हंसाया। ठीक है, तो अब ये हंसने का अमल किसने किया? हंसा कौन? हिम। और हिम पर हंसने का जो एक्शन था वो किसने कॉज किया? वो द मूवी ने कॉज किया। ठीक है। और अगली टाइप है फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो बच्चों फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में सुने होंगे, जैसे टुक ऑफ। ठीक है, इसमें ये टुक एक वर्ब है और ऑफ एक प्रेपोजिशन है। तो जब भी किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लग जाए, कोई एडवर्ब लग जाए, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अलग जो टुक का मतलब होता है वो होता है उठाना, लेकिन ऑफ का मतलब होता है बंद करना। जबकि ये जब मिल जाते हैं तो इसका एक अलग मतलब बन जाता है। जैसे यहाँ पर टुक ऑफ का मतलब क्या है कि बहुत ही गर्म वेदर की वजह से अली ने अपना कोट उतार दिया, टुक ऑफ ना। ठीक है। तो बच्चों इसको हम कहते होते हैं फ्रेजल ट्रांजिटिव वर्ब्स, के ऐसे वर्ब्स जिनमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब और प्रेपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब की सेंस से एक नया वर्ब जनरेट हो जाता है, तो उसे हम फ्रेजल वर्ब्स का नाम दे देते हैं। अब मुझे बताएं, टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स में किसी तरह का इशू? अगर नहीं है इशू तो यस लिखें। आपके यस के साथ जो एस होंगे ना वो मुझे बताएंगे कि आपको कितनी समझ आई है। ओके, सब बताएं बच्चों, सब बताएं। देखिए मुझे 10 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं, मुझे और मैनेजर को निकाल दो तो एटलीस्ट 8 तो आप लोग हो ना। तो सब बताओ, यस बताओ, नो बताओ, जो भी आप लोग की प्रेजेंट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सुनने के बाद वो बताओ। अच्छा अमरता देखो, कॉजेटिव वर्ब जो कॉज करेगा, ठीक है, जो कॉज करेगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी थी, रुके मैं यहाँ लिखती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखी थी, द मूवी मेड हिम लाफ्ड या क्राई, कुछ भी आप कह दो। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? सेंटेंस किस चीज के बारे में है? मूवी के बारे में है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। मेड हमारा वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और लाफ भी हमारा वर्ब है। अब आप ये देखो कि द मूवी जो है, क्या वो लाफ कर रही है? अमरता मुझे बताओ, लाफ कौन कर रहा है? हिम लाफ कर रहे हैं ना। लेकिन हिम पर जो लाफिंग का एक्शन है वो किस वजह से आया है? कौन लेकर आया है हिम पर लाफिंग का एक्शन? मूवी लेकर आई है। ठीक है अमरता, मूवी लेकर आई है ना, बिल्कुल। तो ऐसा वर्ब के जो अपना एक्शन किसी सब्जेक्ट के इनिशिएटिव की वजह से प्रमोट करे, मतलब ऐसा वर्ब जो अपना एक्शन तब करता है जब कोई सब्जेक्ट उसको इनिशिएट करता है, धक्का लगाता है कि ऐसा काम करो,
तो उस वाले वर्ब को हम कहते हैं ये हमारा कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब है। सिंपल एग्जाम्पल ले लो, आई मेड यू पीपल टू लर्न द लेसन। मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया कि लेसन को याद करो। तो इसमें ये जो मैं हूं, मैंने एक्शन आप लोगों के ऊपर प्रोमोट किया। एक्शन तो आप लोगों ने किया सबक याद करने वाला, लेकिन इग्नाइट मैंने किया कि आप याद करो। तो इसको, इस वर्ब को हम कहेंगे याद करने वाले वर्ब को कि ये पॉजिटिव वर्ब है, ये किसी काज की वजह से एक्शन में आया है। किधर है अमृता जी, आ गई समझ? ओके ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है ना? चल, अच्छा, दूसरे कोहॉर्ट में मैं क्लास लेती हूँ ना बच्चों के साथ, तो वहां पे हम ऐसे करते हैं कि बच्चों को जितनी ज्यादा समझ आई होती है ना, वो अपने यस के साथ उतने ज्यादा एस लगाते हैं। तो हमें मजा भी बहुत आता है और समझ भी अच्छी आ रही होती है कि बच्चों को समझ आ रही है। हाँ, ये देखो ना। गुड। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, ठीक है? कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती हैं जिनमें आप लोग गलती कर जाते हो, तो हम लोगों ने अब एक एक करके वो वाली वर्ब्स पढ़नी है। बच्चों, ये जो फ्लाई होता है ना, फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। वो जो बर्ड्स उड़ते हैं ना, ये वो वाला फ्लाई है, ठीक है? हाय अल्लाह, वाइब का मतलब क्या होता है? चलिए, जो हमारा बटरिंग सेशन होगा ना, वो हम क्लास के एंड से 5 मिनट पहले किया करेंगे। मैं आप लोग की बटरिंग करूंगी, आप मेरी बटरिंग करना। अभी हम गौर से लेक्चर सुनेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो पहले गौर से लेक्चर सुन लो, फिर हम लोग क्लास को एंड करने से पहले 5 मिनट की बेटरिंग सेशन किया करेंगे। उसमें मैं आपकी तारीफ करूंगी, आप मेरी तारीफ करना, हिसाब बराबर। ठीक है, अभी आप गौर से देखें बच्चों। फ्लाई, ठीक है, अब फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। जो हम बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना, वो वाला उड़ना के सेंस में। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है कि जब आप लोग बर्ड की सेंस में या किसी चीज को इस सेंस में यूज करो कि आपने उड़ने वाली सेंस लिखनी है, ठीक है, तो आप उसकी सेकंड फॉर्म लगाओगे फ्लू, और थर्ड फॉर्म फ्लोन। जबकि एक होता है फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है, जैसे नदी नालों का बहना, पानी का बहना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोट। अब हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो अब तक नोट की गई है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं फ्लो, फ्लू और फ्लोन। पहली फॉर्म ये बना लेते हैं खुद से, दूसरी फॉर्म ये बना लेते हैं, और तीसरी फॉर्म ये बना लेते हैं, जो कि फिर हो जाती है गलत। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। फ्लो की सेकंड फॉर्म होती है फ्लोट, फ्लोट। ठीक है, द रिवर फ्लोट, रिवर बहुत ज्यादा बहा, ऊपर आ गया, फ्लड आ गया। ठीक है, जबकि फ्लाई मींस उड़ना, और फ्लू और फ्लोन उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब बच्चों, आप एक और फॉर्म ऑफ वर्ब आपको नजर आ रही है, बिड। बच्चों, बिड का मीनिंग होता है बोली लगाना। अक्सर औकात घर बिक रहे होते हैं ना, ऑक्शन, जिसको हम ऑक्शन का नाम कहते हैं, घर बिक रहे होते हैं, कुछ चीजें बिक रही होती है, तो बोली लगाई जाती है। तो उस वाले बिड के सेंस में आपके तीनों वर्ब सेम होंगे, बिड, बिड एंड बिड। ठीक है, जबकि अगर आप बिड को ऑर्डर के सेंस में यूज करोगे, या आप लोग बाय के सेंस में यूज करोगे, मिस्टर चिप्स नॉवल जो है ना, उसमें बेड लिखा हुआ है कि मिस्टर चिप्स बेड हिज फॉलोअर्स या बेड हिज स्टूडेंट्स, अलविदा कर दिया, बाय कह दिया। ठीक है, तो बाय के सेंस में या ऑर्डर के सेंस में इसकी सेकंड फॉर्म होगी बेड, BADE, बेड, और थर्ड फॉर्म होगी बिडन। तो प्लीज इसको आपने गौर में रखना है। उसके बाद बच्चों, फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब क्या होता है, बैन करना किसी चीज को, खत्म कर देना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। अब बच्चों, स्ले, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना। ठीक है, हलाल कर देना, कत्ल कर देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लीव, और थर्ड फॉर्म होती है स्लेन। हमारे बच्चे स्लेन स्लेन कर देते हैं, तो स्लेन स्लेन आपने नहीं करना है, स्लीव और स्लेन होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ब्स हैं जिसमें आप लोग गलती करते हो, जरा प्लीज अटेंशन चाहिए। देखें, दोनों की फर्स्ट फॉर्म सेम है, हैंग और हैंग्ड। ठीक है, अब डिफरेंस किस तरह आता है इसमें, सेकंड फॉर्म आप देखो, हैंग की है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी है हैंग्ड। ठीक है, ये हैंग्ड है और ये भी हैंग्ड है। ये वाली हैंग्ड और ये वाली हैंग तब यूज होती है जब आप किसी को फांसी देते हो। ठीक है, प्रिजन के अंदर आप इसकी सेंस में ले लो, फांसी के सेंस में ले लो। जब आप किसी को फांसी देते
तो आप ये वाला हैंग्ड यूज करते हो, HANGED, HANGED, ठीक है। द प्रिजनर वॉज हैंग्ड, तो ये वाला हैंग यूज होता है। लेकिन जब आप किसी चीज को, मतलब किसी कपड़े को या किसी फोटो को ऊपर लटका रहे हो, कपड़े को, ठीक है, फोटो को क्या कर रहे हो, कील के साथ या फ्रेम के साथ लटका रहे हो, तो फिर आप कहते हो कि आई हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है। आप ये नहीं कहते हो कि आई हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। सामने वाला समझ रहा होता है बड़ा अंग्रेजदान आया, लेकिन असल इंग्लिश समझने वाला कहेगा कि अच्छा, इसने ना फोटो को फांसी दे दी है, ठीक है। तो आपने फोटो को फांसी नहीं देनी, आपने फोटो को लटकाना है, हंग करना है, ठीक है। कपड़ों को हंग किया जाता है, कपड़ों को हैंग्ड नहीं किया जाता, फांसी नहीं दी जाती, ठीक है। हैंग, हंग, हंग, ठीक हो गया। इस चीज को प्लीज आप लोग गौर में रखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं कि ही हंग या हैंग्ड हिज फेस इन शेम, बच्चों क्या आंसर आएगा? ही हंग या हैंग्ड हिज फेस इन शेम, कौन सा आंसर आएगा इसमें? जल्दी 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 जल्दी। ही हंग या हैंग्ड हिज फेस इन शेम? नहीं ना, हैंग्ड क्यों आएगा? फांसी दे दी उसने अपने चेहरे को। इतना शर्मीला था कि शर्म के मारे उसने अपने चेहरा ऐसे नीचे नीचे किया, मीन्स उसने फांसी दे दी? नहीं ना, हंग किया, उसने लटका दिया, लटकाना। हैंग्ड को आपने हमेशा फांसी के सेंस में यूज करना है। जब भी फांसी, प्रिजनर, ठीक है, किसी सजा का जुर्म हो रहा है, किसी सजा का ऐलान हो रहा है, उसके प्रिजनर को हैंग्ड कर दो, तब आप हैंग्ड हैंग्ड यूज करोगे। हंग यूज होगा, हैंग यूज होगा फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, जब आप मतलब किसी और सेंस में बात करोगे। तो यहाँ वो क्या किया, उसने अपना शर्म के मारे चेहरा नीचे लटका लिया या नीचे कर लिया, तो यहाँ हंग आएगा, ठीक है, HUNG, हंग। अब बच्चों, क्लियर बच्चों, सबको क्लियर? ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट नाउन्स वर्ब्स है, ठीक है। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। गौर से सुन लो मुझे, क्योंकि आज मैं आप लोग को ऐसे समझा दूंगी कि ना आइंदा के बाद आपकी इन तीनों में गलतियां नहीं होंगी। अब तक बड़े बड़े बच्चे हैं, ठीक है, वो इसमें गलती करते हैं। बच्चों, लाए, एक है लाए, ये भी लाए है, और ये है ले, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, इस वाले लाई को ले लो, झूठ वाला, ठीक है, झूठ बोलने वाला लाई होता है ना, वो वाला लाई। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइट, और थर्ड फॉर्म होती है लाइट। ही लाइड टू हिज फादर, उसने अपने बाप से झूठ बोला, ठीक है। लाइट और लाइट, प्लीज अटेंशन। झूठ बोलने वाले के सेंस में लाई का सेकंड फॉर्म होता है लाइट, और थर्ड फॉर्म भी होता है लाइट। जबकि अगर आप लाई को किस सेंस में यूज करें, लेटने के सेंस में, ठीक है, बेड पर लेटना, ठीक है, छत पर लेटना, नीचे लेटना, ऊपर लेटना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। इस पर फोकस करो, इस पर, इस पर, लेन। लेटने वाले सेंस में थर्ड फॉर्म लेन होती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ले होती है। जबकि एक और ले है, ये वाला LAY, ले, इस ले का मतलब होता है अंडे देना, ठीक है, वो जो अंडा देने वाला सेंस होता है, द hen lays egg, ठीक है। बिछाना, आपने चटाई बिछाई, ठीक है, बिछाने वाले सेंस में आप यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने किस सेंस में यूज करना है, कोई चीज रखना, ठीक है, ही ले द बॉक्स ऑन द टेबल, ठीक है, रखना। फिर आप दे दो जान निछावर करना, मतलब फॉर एग्जांपल कुर्बान हो जाना, जान निछावर कर देना, उस सेंस में भी आप इस ले को यूज करोगे। और फिर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आज ना उसने मतलब बुनियाद रखी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, तो तब भी उस सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो कि कॉलेज या किसी चीज का बुनियाद रखा, संगमरमर रखा, या इस तरह की कोई सेंस यूज होती है ना, ओरिजिन। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि उसने आज ना पहला कदम लिया और उसने बुनियाद रखी इस कॉलेज की, तो उस सेंस में भी आप ये वाला ले यूज करते हो, ठीक है। अब इस ले जब आप अंडा देने वाले सेंस में, या चटाई बिछाने वाले सेंस में, रखने के सेंस में, जान निछावर करने के सेंस में, ठीक है, बुनियाद रखने के सेंस में यूज करोगे, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड, ठीक है, लेड, LAID, और थर्ड फॉर्म भी होती है लेड, ठीक है, लेड और लेड। तो बच्चों, अब आपको इंशाल्लाह ताला ये तीन लाए, लाए और लेन डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
एक दफा दोबारा सुन लो। जब हम लाई को झूठ बोलने के सेंस में यूज करते हैं तो इसका सेकंड फॉर्म होता है लाइट और तीसरा फॉर्म भी होता है लाइड। लेकिन जब आपने लाई को लेटने के सेंस में यूज करना है कि लेट जाना है बेड पर, थका हुआ था, ठीक है, तो आप इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट में जब यूज करोगे तो ले यूज करोगे, थर्ड फॉर्म लेन, LAIN लेन, ठीक है। जबकि आप अगर किसी चीज को अंडे, जैसे मुर्गी अंडा देती है, ठीक है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मुर्गी लाई एन एग, नहीं, मुर्गी ने लेट लेट के अंडा नहीं, आप कहोगे मुर्गी ने अंडा दिया, हेन ले एन एग, ठीक है, मुर्गी ले एन एग, ठीक है, हेन लेज एन एग, ठीक है, या हेन लेड एग्स। तो इसी तरह चटाई बिछाना, तो बिछाई वाली सेंस में कोई चीज रखना, जान निछावर करना या बुनियाद रखना, इसकी सेंस में आप लेड और लेड यूज करोगे। क्लियर? अरे जालमो, यस तो लिखा करो। हाँ, गुड। एक्टिव बैठो, एक्टिव। फौरन सुनो, फौरन बात खत्म हुई, बड़ा सा यस लिखो। ठीक है, शाबाश, गुड। अब बच्चों, एक होता है राइस और एक होता है रेज। अब गौर से सुनिएगा। राइस का मतलब क्या होता है? कि बढ़ना। राइस का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, जब, और इसको हम इस सेंस में भी ले सकते हैं कि उगना। ठीक है, बढ़ना या उगना। जबकि रेज, रेज का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, खुद आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, बढ़ाना। जबकि राइज मीन बढ़ना। सूरज राइज होता है, बढ़ता है, खुद उगता है, ठीक है। जबकि आप अपना हाथ सवाल पूछने के लिए बढ़ाते हो, तो वो रेज होता है। ठीक हो गया? और रेज को आप उस सेंस में भी यूज कर सकते हो कि उठाना, बढ़ाना या उठाना। ठीक हो गया? बढ़ाना या उठाना। मेरी उर्दू की राइटिंग इतनी प्यारी है ना कि इंशाल्लाह ताला आपको कभी समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि जब आप लोगों ने बढ़ाने के सेंस में या उठाना के सेंस में यूज करनी है तो फिर आप रेज यूज करोगे, और रेज की सेकंड फॉर्म होती है रेस्ड और रेस्ड। जबकि अगर आपने बढ़ना या उगना के सेंस में लिखनी है तो फिर आप कहोगे रोज। ठीक है, और फिर कहोगे थर्ड फॉर्म राइजन। अब आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप अगर इस तरह कहोगे कि अहमद, ठीक है, आप क्या कहोगे? अहमद रोज या अहमद रेस्ड हिज हैंड, जी, इन द क्लास। जल्दी से टाइप करें राइट आंसर। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। ठीक है, अहमद रेज्ड हिज हैंड इन द क्लासरूम। अहमद ने अपना हाथ उठाया, बढ़ाया क्लास में, ना कि उगाया या बढ़ा। ठीक है, बच्चों बच्चों बच्चों, सारे बच्चे आंसर किया करो ना। ठीक है, उसके बाद बच्चों बाइट। बाइट तो सबको पता है ना, चक लगाना। ठीक है, बाइट मीन्स चक लगाना। सेब को आप बाइट करते हो तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिट और थर्ड फॉर्म होती है बिटन। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक होता है बीट। बीट मीन्स मारना, पीटना। ठीक है, तो बीट, बीट और बीटन, सेकंड फॉर्म बीट ही होती है और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक होता है फाइंड और एक होता है फाउंड। आप किसी चीज को पाते हो, ठीक है, मुझे अपनी किताब मिल गई तो आप ये वाला फाउंड लिखते हो, मिल गई। ठीक है, पाना, ये वाला फाइंड यूज होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड। जबकि अगर आप इस सेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है, कि हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनाई गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो फिर हम ये वाला फाउंड यूज करते हैं, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। ठीक है, कायदे आजम फाउंडेड द पाकिस्तान। इस तरह हम जब भी कुछ इस तरह यूज करते हैं कि जब हमने तामीर किया या हमने बनाई, तो तब हम वो वाला फाउंड यूज करते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट है, वुंड और वाउंड। इसको गौर से आप लोगों ने सुनना है, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, वाउंड। इसको अपने विंड नहीं पढ़ना, वाउंड, वाइंड। ठीक है, वाइंड, वाइंड इन द सेंस कि जब आप, वाइंड इन द सेंस कि जब आप फॉर एग्जांपल एक तार को आप किसी चीज के ऊपर लपेटते हो, तो ये वाला वाइंड यूज होता है। इसको आपने विंड नहीं पढ़ना, ये वाइंड है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाउंड एंड वाउंड। सोलेनाइड पर बहुत सारी वो चीज वाउंड हुई हुई होती है, तो ये उस वाली वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, वाउंड। जबकि ये वाला होता है विंड। ये वाला क्या होता है? विंड,
वॉन्डेड, वॉन्डेड ये वो होता है जख्म लगने वाला, इंजरी वाला, इंजरी वाला जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग ये पढ़ते हैं विंड। ठीक है, इस चीज को प्लीज आप लोगों ने मीनिंग्स के साथ क्लियर रखना है ताकि आप लोगों को ये आइंदा जो है वो डिफिकल्टी ना क्रिएट करे। ठीक है, ये वाला कौन सा है, जब आप किसी चीज को लपेटते हो तो आप वुंड यूज करते हो, वाइंड, वाइंड। ठीक है, वाव अलिफान हमजा नून वुंड, वुंड की फॉर्म में यूज करते हो। जिसके वाउंड जो चोट लगने वाली सेंस में यूज करते हो ना, तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वाउंडेड, वाउंडेड। जबकि आप जब लपेटने तार वाली सेंस में, केबल की सेंस में यूज करोगे तो फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी वाउंड होती है। ठीक है, क्लियर? जी। अब बच्चों एक होता है फॉल और एक होता है फेल। अब फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। तो गिरने की सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। ठीक है, जबकि आप इस वाली फेल की बात करो ना, FELL, तो ये दरख्त काटने वाले सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, दरख्त जब काटे जाते हैं ना तो हम उसके लिए ये वाला फेल यूज करते हैं, फेल, फेल्ट और फेल्ट। तो प्लीज आप लोगों ने आम गिरना और दरख्तों को गिराने वाले सेंस में डिफरेंस रखना है कि वो फॉल होता है और दरख्त वाले सेंस में फेल होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि दीज पाइन्स, दीज पाइन्स, पाइन्स पता है ना जो ट्रीज होती हैं, हैव बीन ऑलरेडी फेल्ट, ऑलरेडी फेल्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, ये वाली जो फेल की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हाँ, आई फेल इन लव विद यू, ये वाला फेल, वो भी जो दरख्त की तरह नहीं होता। उसमें बच्चों आप फॉल यूज करोगे, ये हमेशा याद रखो, आई फॉल इन लव विद यू। ठीक है, आप फॉल यूज करोगे, जबकि आप फॉल की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, तो इसलिए हम यूज करते हैं कि आई फेल इन लव विद यू। ठीक है, मरता का सवाल इंटरेस्ट था, मरता इतने खतरनाक सवाल ना पूछा करो ना, क्या हो गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जब दरख्तों को काटने वाले सेंस में यूज करोगे तो ध्यान रखिएगा कि हैव बीन लगा है, तो हैव बीन के साथ यहाँ पे ऑलरेडी फेल्ट मींस थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो फेल्ट होती है दरख्तों के काटने वाली। ठीक है, और उसके बाद जब आप लोग उसकी बात करोगे, गिरना की सेंस में बात करोगे, ठीक है, तो फिर आप फॉल, फेल एंड फॉलन। ठीक है, ये इंग्लिश के प्यार में बात कर रही है, क्या हो गया है, कह रही है कि इंग्लिश के प्यार में आई फेल इन लव। अच्छा बच्चों, अब एक होता है बिफॉल। बिफॉल का मतलब पता है क्या होता है, आफत का आ जाना। ठीक है, डिजास्टर का आ जाना, डिजास्टर या आफत। इन सेंस में जब आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा तब आप बिफॉल का सेकंड फॉर्म यूज करोगे, बिफेल, और थर्ड फॉर्म बिफॉलन। ठीक हो गया। और जब आपको फील, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। ठीक है, तो फेल्ट और फेल्ट। ठीक है, अगर आप इस तरह का सेंटेंस आपको दिया जाए, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अली हैज फेल्ट या फॉलन सिक। जी बच्चों, जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताओ। इसमें एक ट्रिक है और वो ट्रिक आपको करेक्ट ऑप्शन तक लेकर जाएगी अगर आप गौर करोगे तो। गौर से देखो, अली हैज फेल्ट या फॉलन सिक। ये देखो ना, हैज नहीं नजर आ रहा आप सबको? और जब भी हैज होता है तो हैज के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाला कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाना, बीमारी में गिर पड़ना, आप ये वाला सेंस यूज करते हो। ये मैंने इसलिए एमसीक्यूज लिखा है कि इसमें हमेशा आपको फॉलन चूज करना है। बच्चे फेल्ट चूज कर लेते हैं, फेल्ट चूज नहीं करना। अली हैज फॉलन सिक, ठीक है, अली बीमार गिर पड़ा है या अली बीमार पड़ा है। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है।
अच्छा, कंफ्यूजिंग वर्ब्स आप सबको क्लियर हो गए? एवरीबडी? यस बताएगा बच्चों, जल्दी से जल्दी। ओके। अब बच्चों ये कुछ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है जिनकी तीनों फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम होती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन वर्ब्स की सेम होती है। पहली इसमें है कॉस्ट, तीसरी कास्ट एंड चौथी भी कॉस्ट। फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट। बच्चे इतने जीनियस बनने की कोशिश करते कहते टेलीकास्टेड, टेलीकास्टेड नहीं, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। कट, कट, कट। शट, शट, शट। पुट, पुट, पुट। अब आप लोगों ने एक्स्ट्रा जीनियस बनकर पेपर में ये नहीं लगाना कि फोरकास्टेड, फोरकास्टेड। अच्छा, टेलीकास्ट आया सेकंड फॉर्म, टेलीकास्टेड, टेलीकास्टेड नहीं। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है कि कौन कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है जिनकी तीनों वर्ब्स सेम होती हैं। ठीक है। फिर बच्चों कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनकी दो थर्ड फॉर्म्स होती हैं। और अक्सर बच्चे कभी एक यूज करते हैं कभी दूसरी यूज करते हैं कि हाय इंग्लिश कितनी अच्छी है, उसने हमें इतनी ऑप्शंस दी हुई हैं। लेकिन नहीं बच्चों, इंग्लिश ने आपको अगर दो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दिए ना, तो उसमें एक एडजेक्टिव होती है और एक वर्ब होती है। अब आपने सेंटेंस के बेस को देख कर चूज करना है कि आपने एडजेक्टिव यूज करना है या आपने वर्ब यूज करना है। अगर सिंक की सेकंड फॉर्म होती है संक, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है संक, लेकिन एज एन एडजेक्टिव आप संकन यूज करते हो। अगर आपने ये यूज करना है द संकन शिप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप शिप को डिस्क्राइब कर रहे हो, उस वजह से आपने एक एडजेक्टिव का यूज करना है। द संक शिप आप यूज नहीं कर सकते, आप संकन शिप यूज करोगे क्योंकि आप एडजेक्टिव दे रहे हो। ठीक है, डिस्क्राइब कर रहे हो शिप नाउन को। ठीक है। जबकि अगर आप कहो कि द शिप हैज sunk इन द ओशन, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी वर्ब यूज हो रही है हैज sunk, डूब गई। तो यहाँ मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज की वजह से यूज की है sunk। इज इट क्लियर कि क्यों दो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती हैं? क्योंकि दो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में एक एडजेक्टिव होती है और एक वर्ब होती है। ठीक है। अब जब ई एन पर एंड हो रही है सारी, जैसे ड्रिंक, ड्रिंक की जो थर्ड फॉर्म है वो दो है, एक ड्रंकन है एक ड्रंक है। जो ड्रंकन है ये एडजेक्टिव है, जो ड्रंक है ये वर्ब है। ठीक है। इसी तरह मेल्ट की भी दो है, मोल्टन एंड मोल्टेड, तो मोल्टन एडजेक्टिव है। इसी तरह गेट की भी दो है, गॉटन और गॉट, तो गॉटन एडजेक्टिव है। ठीक है। अमरता देखें, एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? जब मैं कहती हूँ कि एडजेक्टिव का मतलब होता है कि रेड कार, मीन्स कार एक नाउन है और नाउन के बारे में मैं कोई खासियत बयान कर रही हूँ, कोई उसकी मतलब तारीफ कर रही हूँ, तो वो जो वर्ड होता है वो उसका एडजेक्टिव कहलाता है नाउन के बारे में। ठीक है। अब अगर आप इस एग्जांपल को देखो जहां मैंने लिखा संकन शिप, द संकन शिप, शिप कौन सी वाली? जो डूबी हुई थी, तो ये संकन इसका एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे। जबकि द शिप है संक यहाँ पे नाउन यूज हुआ है। ठीक है। यहाँ पे सॉरी वर्ब यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे द शिप हैज संकन इन द ओशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमें वर्ब चाहिए तो हम संक यूज करेंगे। जबकि द संकन शिप का मतलब है यहाँ एडजेक्टिव है, आप यहाँ पे द संक शिप नहीं यूज कर सकते, आपको एडजेक्टिव यूज करना है, और सिंक का एडजेक्टिव संकन होता है। इज इट क्लियर? क्लियर बच्चों? मतलब मैम, बिल्कुल अमृता, यही तो हमने कहना है कि जब आपने वर्ब के तौर पे यूज करना है तो आपने संक, ड्रंक, मेल्टेड और गॉट यूज करना है। लेकिन जब आपने सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज करना होता है तब आप संकन, ड्रंकन, मोल्टन और गॉटन यूज करते हो। ये दो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी मर्जी है, खाला के घर गए तो आप ये यूज कर लेना, चाचू के घर गए तो आप ये यूज कर लेगा, नहीं जी। आपने खाला के घर जाना है या चाचू के घर जाना है, आपको वर्ब की वर्ब फॉर्म यूज करनी है और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। ठीक है। आगे चले। ओके, बाकी भी सबको क्लियर है ना? हाँ आ रहा है ना बटरिंग सेशन, सब्र तो करो, इतनी जल्दी क्यों है? तैयार रखो बटर।
ठीक है। अच्छा बच्चों, जो डू डिड डज होता है ना, डू डिड डज, ये हम लोग उन फ्रिज में रखो ना प्लीज, सहन में रख दो, काफी ठंड है। अगर आप पता नहीं कहाँ की हैं, सॉरी, आप लोग तो कराची वाले साइड के हो, नहीं कराची वाले साइड के नहीं हो शायद। अच्छा चलो, इसे थोड़ा सा साइड पे रख लो ना, फ्रिज में रख लो, पिघले ना। हमारी क्लास के बाद ही हम बटरिंग सेशन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसे प्लीज जरा साइड पे कर दो, फिर हमारा दिल करेगा कि हम बटरिंग शुरू कर दें। चलो बच्चों, चलो चलो चलो, स्क्रीन पे आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। ठीक है। अब बच्चों, डू डिड और डज, ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि ही डज नॉट गेट द क्वेश्चन, इस तरह का कुछ भी। तो जब भी हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं ना, तो हम डू डिड और डज को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंस यूज नहीं कर रहे हो और आप सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज करना चाह रहे हो, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, वो कौन सा वर्ब होता है? वो मेन वर्ब होता है ना। सेंटेंस में जब एक वर्ब होता है, वो मेन वर्ब होता है। तो आप कभी भी इन तीन वर्ब्स को मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो, डू डिड और डज को। नेगेटिव सेंटेंस में और ऑक्सिलरी सेंटेंस में आप इनको यूज करते होते हो, डू डिड डज को। पॉजिटिव सेंटेंस में आप इनको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ कि शी आस्क्ड, गौर से देखिएगा, शी आस्क्ड, ठीक है, शी आस्क्ड हिम वेयर, ठीक है, शी, अब मुझे बताइए, यहाँ डिड लिव आएगा या लिव्ड आएगा? जी, आई आस्क्ड हिम वेयर शी डिड लिव या लिव्ड, और वेयर डिड शी लिव या लिव्ड? चलो जल्दी बताओ। सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 एमसीक्यूज है। जबरदस्त, वेल डन। क्यों? क्योंकि आई शी आस्क्ड हिम वेयर शी डिड लिव में अब क्वेश्चन मार्क नहीं है सेंटेंस के एंड में, इसको हमने पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज नहीं करते। ठीक है। क्यों? क्योंकि डिड और लिव में आप देख सकते हैं कि डिड पहला वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, लिव सेकंड वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा। और अभी हमने पढ़ा कि किसी नेगेटिव सेंटेंस में या किसी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड, डज और डू को यूज नहीं करते। तो फिर हम कैसे यहाँ यूज कर सकते हैं? तो इससे वो गलत है, यहाँ लिव्ड आएगा। जबकि सेकंड वाले सेंटेंस में वेयर डिड शी लिव या लिव्ड? जल्दी। एग्जैक्टली, वेल डन। क्योंकि जब भी डिड आता होता है ना, और ये क्वेश्चन मार्क की वजह से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और वो लिव है। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अब कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ब्स है बच्चों। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं कि आपको दो दो तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं। एक होता है एस ई वाला और एक होता है सी ई वाला। बच्चों, एक होता है एडवाइस और दूसरा भी एडवाइस है, लेकिन वो एस ई पर एंड होता है, ये सी ई पर एंड होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों, डिफरेंस इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। ठीक है। जो एस ई वाला होता है वो वर्ब होता है, जो सी ई वाला होता है वो नाउन होता है। ठीक है। गौर कीजिएगा, जो एस ई वाला होता है एडवाइस, वो वर्ब होता है। ठीक है। आप कहते हो आई एडवाइज्ड हिम, इसको वर्ब के तौर पे यूज करते हो कि मैंने उससे नसीहत की। अब एस ई वाला जो है, ये मैंने वर्ब के तौर पे यूज किया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अमरता, मीनिंग तो चेंज, देखो ना, अब मीनिंग तो चेंज हो रहे हैं ना, मैंने उससे एडवाइस की, ठीक है, और आई एडवाइस। अब आप इसका दूसरे सेंस में, नाउन के सेंस में, मीनिंग तो सेम होंगे ना बच्चे। मीनिंग किस तरह? देखो, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। जब पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होगा, आप यहाँ पे यूज करो ही गिव मी एन एडवाइस, मीनिंग तो सेम है ना, कि उसने मुझे नसीहत की और मैंने उसको नसीहत की। ठीक है। ही गेव मी एन एडवाइस। तो बच्चों, आप लोग को डिफरेंस क्लियर हो रहा है? कि ये देखिए, ये सेंटेंस में एक वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, जबकि ये सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है। मीनिंग सेम होंगे अमरता।
उस देखो, आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको नसीहत की। एंड शी गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे नसीहत का एक टुकड़ा दिया या उसने मुझे नसीहत दी। बच्चों बात समझ रहे हो ना कि वर्ब के तौर पे किस तरह यूज हो रहा है और नाउन के तौर पे किस तरह यूज होता है। ठीक है। इसी तरह आप देखो प्रैक्टिस में एस ई, जो एस ई वाला है वो यहाँ पे भी वर्ब हुआ है और यहाँ पे भी वर्ब है। ठीक है। तो एस ई वाला प्रैक्टिस किस तरह होगा? आई नीड टू प्रैक्टिस माई टास्क, आई नीड टू प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो आई नीड टू प्रैक्टिस माई टास्क। तो अब आप गौर से देख सकते हो कि यहाँ पे प्रैक्टिस क्या है? एक वर्ब है। ठीक है। जबकि नाउन के तौर पे जो सीई वाला यूज होगा वो किस तरह होगा? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस शुरू में आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सीई वाला प्रैक्टिस है ये एक नाउन है, और जो यहाँ एस ई वाला प्रैक्टिस यूज हुआ है ये एक वर्ब है। ठीक है। इसी तरह लाइसेंस और लाइसेंस, इसका भी मीनिंग यूज कर लो कि लाइसेंस वाज गिवन टू मी। ठीक है। वर्ब के साथ आ जाएगा कि लाइसेंस वाज गिवन टू मी। आप देख सकते हैं कि लाइसेंस यहाँ पे एक नाउन है। ठीक है। तो सीई पर शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है। जबकि आप यहाँ पे एस ई वाला लिखो तो आप लिख दो कि ही लाइसेंस्ड मी, ही लाइसेंस्ड मी, उसने मुझे प्रॉपर तौर पर लाइसेंस दे दिया, मतलब इजाजत दे दी। तो यहाँ आपको मतलब क्लियर हो रहा है ना बच्चों कि मैं जो चीज आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ कि ये कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक अल्फाबेट से ये अपनी पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर रहे हैं और वर्ब बन रहे हैं और नाउन बन रहे हैं। समझ तो आ रही है ना बच्चों? बच्चे सो गए हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैम जाग रहे हैं हम। हाँ जाग जाओ, सोना नहीं है बच्चों, सोना नहीं है। क्लास लेके फिर आराम से सोएंगे। ठीक है। ये देखें, एक होता है कंप्लेंट और एक होता है कंप्लेन। तो बिल्कुल, अब कंप्लेंट क्या है? एक नाउन है। ठीक है। अब नाउन की तरह इसको यूज कर लो, वी रिसीव्ड योर कंप्लेंट, वी रिसीव्ड योर। अब आप यहाँ कंप्लेन नहीं यूज करोगे, देखो छोटे छोटे वर्ड्स है कंप्लेंट, क्योंकि कंप्लेंट सेंटेंस के एंड पे आ रहा है और रिसीव्ड यहाँ वर्ब ऑलरेडी है, तो ये एक नाउन होगा। ठीक है। जबकि आप अगर कंप्लेन को यूज करोगे, ठीक है, तो कंप्लेन हमारा वर्ब होता है। जैसे हम कहेंगे द स्टूडेंट्स कंप्लेंट दैट द टेस्ट वाज टफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की, एन ई वाली, तो ये एक वर्ब है। जबकि यहाँ पे वी रिसीव्ड योर कंप्लेंट का मतलब क्या है? ठीक है, कि हमने कंप्लेन दर्ज की, हमें कंप्लेन रिसीव हुई, तो वो एक नाउन था। अब ये बच्चों इफेक्ट और इफेक्ट, इसके एग्जांपल्स यहाँ लिख लेते हैं। इसमें जो इफेक्ट है ना, ई वाला, ई से जो शुरू हो रहा है, वो नाउन भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है। ठीक है। दोनों सेंस में यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो यहाँ पे द इफेक्ट एक नाउन है। ठीक है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि द थिंग हैज इफेक्टेड मी या द एडवाइस हैज इफेक्टेड मी, ठीक है, द स्टोरी हैज इफेक्टेड मी, तो यहाँ पे आपने इफेक्ट को एक वर्ब के तौर पे भी यूज कर लिया। तो जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट, ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। जो ए इफेक्ट है उसको आप हमेशा वर्ब लिखते हो। ठीक है। जो ए इफेक्ट होता है उसको आप हमेशा वर्ब लिखते हो। जैसे आप कहते हो द टीचर हैज अफेक्टेड द स्टूडेंट्स, कोई टीचर बहुत अच्छा होता है ना, तो स्टूडेंट्स बहुत इफेक्ट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे ये वाला अफेक्टेड यूज करोगे, वर्ब वाला इफेक्टेड। ठीक है। अफेक्टेड द स्टूडेंट्स। बात समझ में आई कि किस तरीके से ये जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स आपको लग रहे होते हैं, एक एक वर्ड के डिफरेंस से ये आपका वर्ब और नाउन बन जाते हैं, और ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, और जब आप लोग बात भी करते हो आपस में, तो तब भी आपने यूज करने हैं सही तरीके से। आगे चलें। यस मैम। ओके। अब हमारा आ जाता है मॉडल वर्ब्स। ठीक है।
मॉडल वर्ब्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजे के भी हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस आपने समझ लेने हैं, मॉडल वर्ब्स आसान हो जाएगा। ये जो आपको वर्ब्स नजर आ रहे हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, ought टू, डेयर, नीड, यूज्ड, इसको हम कहते हैं यूज टू, इसको हम कहते हैं ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। और मॉडल वर्ब्स हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज होते हैं, हमेशा हमेशा किस तरह यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, या जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब का नाम देते हैं। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही चीज है, ठीक है। आप मुझे हया बुलाओ या मुझे मैम बुलाओ, मेरे लिए दोनों एक ही चीज है। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि मॉडल वर्ब सेंटेंस में तब मॉडल वर्ब बनता है जब ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है। और जब सेंटेंस में एक वर्ब होता है वो कौन सा वर्ब होता है बच्चों, हरी अब टाइप करो। अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होगा तो वो कौन सा वर्ब होगा, बिल्कुल वो मेन मैम वर्ब होगा। मेन वर्ब। बिल्कुल एग्जैक्टली वो मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो इसलिए वो हमारा ऑक्सिलरी, वो हमारा मॉडल वर्ब नहीं हो सकता। हमारा मॉडल वर्ब तभी सेंटेंस में होगा जब हमारे सेंटेंस में दो वर्ब्स होंगे। तो वो जो पहला वर्ब होगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमारा मॉडल वर्ब होगा। बच्चों मॉडल वर्ब को किस लिए यूज किया जाता है, कोई पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, कि देखिए ही माइट सी यू टुमारो, हो सकता है कि वो कल आपको मिलने आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। सर्टेनिटी मतलब बिल्कुल हकीकत, ही मस्ट बी ऑन टाइम, उसको हर हाल में वक्त पर पहुंचना है, ठीक है। नेसेसिटी मीन जरूरत, यू शुड नॉट डू दैट, आपको ये काम नहीं करना, ठीक है। परमिशन, मे आई कम इन, तो इसमें ये जो मे है ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है जो परमिशन के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह शुड क्या है, मॉडल वर्ब, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब, माइट क्या है, मॉडल वर्ब। और आप देख सकते हैं कि हर मॉडल वर्ब के बाद कोई और वर्ब लगा है, क्यों, क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है सेंटेंस को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब आपने कुछ ना फैक्ट्स याद रखने हैं। कुछ फैक्ट्स आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमेशा याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, ठीक है, वो हम जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। पहली बात तो हम आपने हमेशा ये याद रखनी है कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक्ट होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। कुछ हैं जो हमारे दूसरी तरह एक्ट कर सकते हैं लेकिन वो भी पहले हेल्पिंग वर्ब की तरह ही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सेंटेंस में आते हैं तो हमेशा उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आगे फॉलो करते हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है। और दूसरा, तीसरी चीज क्या है कि मॉडल वर्ब्स जो है ना वो सेंटेंस में हमें क्या दिखाते हैं, मूड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं सेंटेंस में, वर्ब का मूड, वर्ब की कंडीशन, के क्या ये जो वर्ब है ये कमांड के लिए यूज हो रहा है, रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहा है, कोई कंडीशन शो कर रहा है, ये हमें बताते हैं मॉडल वर्ब्स। यहाँ पे आपने देखा कि शुड हमें यहाँ पे बता रहा था कि नेसेसिटी, ये जो मैंने अभी ये वाली एग्जांपल्स मेंशन की तो आपने देखा कि किस तरीके से मॉडल वर्ब मूड शो कर रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, यहाँ पे सर्टेनिटी शो कर रहा है, यहाँ पे नेसेसिटी शो कर रहा है और यहाँ पे परमिशन शो कर रहा है, ठीक है। यानी आप सिर्फ मे वर्ड को देख लो तो मे दो सेंस में यूज हो सकता है। इसका मूड, एक इसको आप परमिशन के लिए यूज करते हो और एक आप कहते हो ही मे कम, हो सकता है वो आ जाए, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो हम इसलिए कहते होते हैं कि तीन चीजें आपने हमेशा मॉडल वर्ब्स के बारे में याद रखनी है कि एक तो ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे एक्ट करते हैं, हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और ये सेंटेंस में वर्ब का मूड हमें देते हैं कि कमांड दी जा रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, प्रोबेबिलिटी है। क्लियर। अब बच्चों मैंने बड़ा बड़ा लिखा है कि एरर, आप ये एरर करते हो सेंटेंस में, आपने इससे खुद को बचाना है, ठीक है। कि वर्ब, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन आप उसके बाद इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते हो बच्चों, इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते हो। अब बच्चों अगर आप लोग को इन्फिनेटिव और ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले वाला लेक्चर जो है वो दोबारा सुने, ठीक है, पहले वाला लेक्चर दोबारा सुने। इन्फिनेटिव कहते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होना, और ये इन्फिनेटिव हमेशा सेंटेंस में नाउन का एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि हम वर्ब के साथ टू लगाकर उसको नाउन बना देते हैं और उसको हम नाम देते हैं इन्फिनेटिव का। तो आप मॉडल वर्ब्स के बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते क्योंकि इन्फिनेटिव एक नाउन होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि मॉडल वर्ब्स हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो हेल्पिंग जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा, एक
नाउन नहीं आएगा, तो इन्फिनेटिव आप उसके बाद नहीं लगा सकते। साथ ही साथ आप उसके बाद एडजेक्टिव भी नहीं लगा सकते हो, आपको मेन वर्ब लगाना है। ठीक है, तो ये एरर होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे मॉडल वर्ब्स के फौरन बाद इन्फिनेटिव लगा देते हैं या एडजेक्टिव लगा देते हैं, जबकि मॉडल वर्ब्स के फौरन बाद किसी दूसरे वर्ब ने आना है, तभी हम कहेंगे कि ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अली एंड अहमद, ठीक है, अली एंड अहमद शुड, ये हमारा एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नॉट डिनाई, अब आप डिनाई हमारा एक और वर्ब है। ठीक है, ये हमारा मॉडल मैंने लिखा है, मॉडल आप मेन वर्ब ना समझ लेना, मॉडल वर्ब। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आया है। कोई भी यहाँ पे हमने टू डिनाई नहीं लिखना, अगर हमने ये लिख दिया ना कि अली एंड अहमद शुड नॉट टू डिनाई, तो डू डिनाई हमारा इन्फिनेटिव बन जाएगा और हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो प्लीज बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब्स के बाद आप लोगों ने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, और ना ही आपने कोई एडजेक्टिव यूज करना है। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमें एक और मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, विदाउट टू। ओके बच्चों, अब ये देखो, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, अली एंड अहमद शुड नॉट, ये देखें टू डिनाई। अब ये टू डिनाई का मतलब क्या बन जाएगा कि ये एक इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव वर्ब होता है, इन्फिनेटिव नाउन होता है। क्यों? क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाकर उस वर्ब को नाउन बना देते हैं, जिसको इन्फिनेटिव का नाम दिया जाता है। तो हमने कभी भी किसी भी मतलब मॉडल वर्ब के बाद इन्फिनेटिव नहीं लगाना, और ना ही एडजेक्टिव। ठीक है, अगर आपने लगाना भी है एडजेक्टिव, ठीक है, तो आप इस सेंस में देखो, यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अगर आपने मॉडल वर्ब्स के फौरन बाद एडजेक्टिव लगाना है तो आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन अगर आप मॉडल वर्ब के फौरन बाद बी लगा दो, ठीक है, तो बी के बाद आप कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। जैसे देखें, ही शुड बी ऑनेस्ट, तो अब ये बी लगाने की वजह से हमने यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया, जो कि ठीक है। लेकिन अगर आप बी नहीं लगा रहे हो तो फिर आप शुड के फौरन बाद कोई भी एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह देखिए, ये भी हमारा एक मॉडल वर्ब है मस्ट, और ये हमारा कॉन्शियस एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ही दे मस्ट बी कॉन्शियस, मस्ट दे को हम लोग कह रहे हैं कि उनको होश में होना चाहिए, तो अब इस दे को एडजेक्टिव दिया ना हमने कॉन्शियस का, एडजेक्टिव आप मस्ट के बाद फौरन नहीं यूज कर सकते, इसलिए आप बी यूज करके उसको यूज कर सकते हो। दो बातें बताई हैं कि मॉडल वर्ब के बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लगाना है, क्योंकि इन्फिनेटिव एक नाउन होता है, और मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब नहीं होते, बल्कि वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में एक मेन वर्ब लीड करता है, ना कि कोई नाउन, जबकि इन्फिनेटिव एक नाउन है। इसी तरह आप एडजेक्टिव ऐड नहीं कर सकते हो मॉडल वर्ब्स के बाद। अगर आपने ऐड करना भी है तो आप बी लगाओगे, कोई दूसरा वर्ब लगाओगे, उसके बाद लगाओगे एडजेक्टिव। क्लियर? ओके, अब जो हम एक एक करके मॉडल वर्ब्स को पढ़ते हैं, तो बच्चों पहला मॉडल वर्ब है शुड। ठीक है, अब हमारा जो, क्या हुआ अमृता? बहुत सिंपल है, अभी आपको आगे आगे आराम आराम से समझ आएगी। आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश ना थोड़ी सी आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दी हुई है, इसलिए आपको मुश्किल लगती है, लेकिन जब, क्यों थक गए हो? ओहो, तो क्यों? अभी तो हमारा लेक्चर काफी रहता है। अल्लाह, बातें कैसे करते हैं, लेक्चर तो खत्म कर लेना पहले। लेकिन मैम उसको तो काफी टाइम हो गया है। बातें करते हैं? अच्छा, इतने प्यार से कह रही है, अब बातें करते हैं मैम? ओहो, तो फिर तो हमारे देखो, फिर आप लोग मुझे बता दो कल फ्री हो फिर? लेकिन कल मेरी कहीं और क्लास होगी, क्योंकि हमारी क्लास आधी रह जाएगी फिर। मैम मैं तो फ्री होती हूँ, लेकिन मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन देखो मतलब ना, शाम के टाइम के अभी बाद हमारा होती हूँ। बस, अभी हमारा काफी रहता है, अभी तो हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस भी पढ़ना है बच्चों।
फिर क्या करना है बच्चों, पढ़ लो या मूड नहीं हो रहा? मैम वाकई मूड नहीं हो रहा। अच्छा, तो मूड नहीं हो रहा, बातों का आप लोग का मूड है। अच्छा, वो मुझे इतने प्यार से कह रही है मैम बातें करते हैं, बहुत पढ़ लिया। ओहो, कल कॉलेज भी जाना है। हम्म, फिर मुझे बताओ ना, फिर कब लोगे दोबारा क्लास? मैम मैम वीक सैटरडे में किसी संडे दिन। को। तो सैटरडे संडे को दूसरी हमारी जो क्लास होगी। मैम वीक में किसी दिन अगर हो जाए तो। हम्म। वीक में किसी दिन। आज मैम 3 क्लासेस थी, पहले हमने केमिस्ट्री की ली है, 15 मिनट वेट हाँ, करके फिजिक्स की ली है। फिर आप लोग मुझसे प्रॉमिस कर लो कि फिर किसी दिन, जिस दिन मैं फ्री हुई, मैं मैसेज करूंगी, फिर आप सब रेडी हो जाओगे क्लास के लिए। मैम हो जाएंगे हो जाएंगे। हो जाएंगे मैम ये मैम। तो वीक टेस्ट नहीं होता, दूसरी क्लासेस ही ना होती। ये बच्ची मुझे बहुत, इसका नाम नहीं मुझे मैम प्रोनाउंस इसको करना आ पूरी रहा। प्रॉमिस नहीं नोरिश, करिएगा आप। नोरिश, क्या नोरिश नाम है नाम है इसका? मैम मेरा, अच्छा, नॉलेज नोरिश। करती रहती है, इसको कुछ नोरिश, आता वाता अच्छा, नहीं है करना। आपको कुछ नोरिश नहीं आता कहती है। है कि अरीबा को पहले अच्छा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, पढ़ाई तो हर कोई करता है। हद है भाई। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, फिर ऐसे करूंगी ना कि मैं अपना टाइम देखूंगी, मेरी ना एक और कोहर्ट है, उनके साथ मैं पढ़ाती होती हूँ। तो वो बच्चे भी इतना प्यार करते हैं ना, हम बहुत इंजॉय करके पढ़ते हैं, लेकिन हमारी क्लास आज ज्यादा लेट हो गई है। मैम पहले आप अपना टाइम देखिएगा, देन ग्रुप में बताइएगा टाइम। अच्छा ठीक है, चलो मैं टाइम बताऊंगी आप लोगों को, फिर हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है। अच्छा अच्छा, नोरिश कह रही है कि इस साजिश में सारा जहां शामिल है, बट मैं बोल रही हूँ। यस मैम, इनको पता नहीं क्यों लगता है मैं बटरिंग कर रही हूँ। मैं बटरिंग नहीं करती मैम, मैं सच बोलती हूँ। आप कौन है जो मैम बोल ये रही है? बटरिंग कर रही है, उसको मैम कैसे मेरी आज पता है पहली कि क्लास है इंग्लिश की, मुझे नहीं पता था अब इतने मजे की क्लास रहती है, वरना मैं सारी ज्वाइन करती। ओ मेरा बच्चा, आपका नाम क्या है? मैम नॉरिश। अच्छा, मैम मजे की मेरी लगी भी है ना? पहली क्लास है। हाँ मेरी भी। चलो ठीक है। ओ वाओ, चलो आप सब तो फिर नए नए बच्चे हो भाई। पर हमें